नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताऊं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे नवरात्रि पर योगी की लक्ष्मण रेखा। आपको बताऊंगा सबसे पहले कि आखिर गुजरात के अलावा राजस्थान में, बिहार में आखिर क्यों पत्थर चल रहे हैं, लेकिन यूपी में किसका एनकाउंटर हुआ जिसके बाद शूटर कह रहे हैं योगी राज में अब कभी नहीं आऊंगा। नवरात्रि से पहले योगी ने कौन से नए ऑर्डर दे दिए हैं। इसके बाद बात करेंगे अगली खबर पर, भारत से पाक को बचाएगा सऊदी अरब। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो डील हुई थी, उस डील पे सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ है। क्या वाकई पाकिस्तान अपने परमाणु बम सऊदी अरब को देने जा रहा है? क्या सऊदी को बेच देगा अपने परमाणु बम पाकिस्तान? और साथ ही क्या भारत पाकिस्तान जंग में सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? आखिर ये बड़ी बात क्यों कह रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री? अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, कल बड़ा दिन है। कल फिर भारत और पाकिस्तान का दुबई में मैच होना है। उससे पहले ही पाकिस्तान को डर सता रहा है फजीहत का, लेकिन पाकिस्तान की फिर एक बार बेइज्जती होने जा रही है कल ग्राउंड पर, यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर बात करेंगे, फिर टूटेगा क्या लालू परिवार? लालू परिवार में क्यों घमासान हो गया है? क्यों तेजस्वी यादव के सामने लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य खड़ी हो गई हैं? कौन है परिवार में के बीच जयचंद? आपको बताऊंगा अगली बड़ी खबर। और आखिर में बात करेंगे पूनम पांडे की रामलीला पर। महाभारत शुरू हो गई है। पूनम पांडे जो बॉलीवुड एक्ट्रेस भी है, मॉडल भी है, वो रामलीला में एक रोल कर रही हैं जिसको लेकर साधु संत हंगामा कर रहे हैं और बवाल कर रहे हैं। ऐसा कौन सा रोल है जिस पर यह बवाल हो रहा है, आपको बताऊंगा। आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने भावनगर में रोड शो किया। गुजरात में 34,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। केरल के वायनाड दौरे पर राहुल गांधी ने फिर किया वोट चोरी का दावा। कहा हम बहुत जल्द हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार में तेजस्वी के सलाहकार को लेकर तकरार हो गई है। रोहिणी आचार्य की नाराजगी पर तेज प्रताप यादव का समर्थन। बोले बहन का अपमान करने वाले पर सुदर्शन चक्र चलेगा। अमेरिकन H-1B वीजा के बदले नियम पर सियासत हो गई है। विपक्ष ने इसे केंद्र सरकार की नाकामी बताया है। अब वीजा के लिए एक साल में 6 लाख की जगह 88 लाख रुपए देने होंगे। मुंबई में एनडीटीवी युवा के मंच पर दिखी बड़ी हस्तियां। राजनीति और फिल्म से लेकर खेल जगत के कई बड़े दिग्गज शामिल हुए। एनडीटीवी पर सबने सुनाई अपनी अपनी कहानी। राहुल के जेनजी वाले बयान पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का तंज। एनडीटीवी से बोली विपक्ष भारत के युवा को समझ ही नहीं पाया। यूपी में नवरात्रि को लेकर सीएम योगी की सीधी चेतावनी। का सुरक्षा में सेंध लगाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली में मीट शॉप पर बैन लगाने की मांग। नवरात्रि से पहले गोधरा, वडोदरा और राजस्थान के टोंक में सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल। बिहार के पूर्णिया में मूर्ति तोड़ने पर आगजनी। रामलीला में पूनम पांडे के मंदोदरी बनाए जाने पर विश्व हिंदू परिषद का विरोध। लव कुश रामलीला कमेटी के चेयरमैन बोले उम्मीद है किरदार के साथ पूनम का मन बदलेगा। डोडा उधमपुर बॉर्डर पर आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है। 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर। ऑपरेशन में एक जवान शहीद। जैसलमेर में इंडिया पाक बॉर्डर पर मिले बम के खोल। पुलिस ने जांच के बाद कहा कोई खतरा नहीं। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड का ऐलान। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा पुरस्कार। पीएम मोदी ने दी बधाई। अमूल ने 700 डेयरी प्रोडक्ट के दाम घटा दिए हैं। घी के दाम 40 रुपए प्रति लीटर कम होंगे। परसों से लागू होंगी नई दरें। इंडिया से मैच से पहले पाकिस्तान की वसीयत। कल के मैच में भी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट हो सकते हैं। मैच में शामिल पीसीबी ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया इनकार। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, त्योहार का मौसम है। नवरात्रि पर योगी की लक्ष्मण रेखा। नवरात्रि शुरू हो रहे हैं परसों से। पूरे देश में धूमधाम देखने को मिलेगी। खासतौर पर गुजरात में गरबा जोर शोर से होता है।
लेकिन सोचिए ठीक नवरात्र से पहले कौन माहौल खराब कर रहा है। तस्वीर देखिए, गोधरा की तस्वीर है। गोधरा में लोगों ने थाना घेर लिया, थाने में घुस गए। अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, थाने में घुस गए। दूसरी तरफ देखिए पुलिस अधिकारी सामने खड़ा है। इस भीड़ के सामने पुलिस अधिकारी बेबस और किसी को फोन लगा रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है भड़काऊ पोस्ट के बाद यह बवाल हुआ है। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं गुजरात के गोधरा की। गुजरात से एक और तस्वीर सामने आई है वडोदरा से। वडोदरा में भी देखिए यही घटना, सोशल मीडिया पोस्ट पर यह बवाल हुआ। देखिए सब जगह एक ही स्क्रिप्ट है, सोशल मीडिया पोस्ट के बाद लोग भड़के और उसके बाद थाने का घेराव, पुलिस का घेराव, पत्थरबाजी। अब गुजरात के बाद राजस्थान की कहानी देखिए। राजस्थान में भी पोस्ट किया गया, पोस्ट के बाद बवाल हुआ। मुस्लिम संगठन और युवक सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन कर रहे थे। ये राजस्थान के टोंक की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, और उसके बाद देखिए इस तस्वीर के बाद हिंदू संगठन आज राजस्थान के टोंक में उसके बाद सड़कों पर उतरे। वो प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। योगी मॉडल की डिमांड हो रही थी राजस्थान में। दूसरी तरफ बिहार में देखिए जरा, नवरात्र से पहले बिहार में पूर्णिया की तस्वीर है। दावा किया गया यहां मूर्ति तोड़ दी गई, उसके बाद हंगामा हुआ। लेकिन ये बिहार में, राजस्थान में और गुजरात में हो सकता है, लेकिन यूपी में गोली चलाने वाला देखिए माफी मांग रहा है, कह रहा है माफ कर दो, योगी राज में दोबारा नहीं आऊंगा। नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस पर सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर, दर्द हो रहा है सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं। सुन रहे हैं, कह रहे हैं कभी नहीं आऊंगा, बाबा जी की पुलिस के आगे यूपी में भी नहीं आऊंगा। ये वही शूटर है जिसने दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाई थी। कभी नहीं आएंगे सर, दर्द हो रहा है सर, दोबारा इसके बाद इसे पुलिस लेकर गई अस्पताल। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, व्हील चेयर पर वही अपराधी है जो रेकी करने भी पहुंचा था।
यह है यूपी का हाल, इसलिए अपराधी डरते हैं। यूपी में ताबड़तोड़ आधा दर्जन और एनकाउंटर हुए हैं। यह आप देख रहे हैं पशु तस्कर का एनकाउंटर हुआ, चोरी के 3 आरोपी का एनकाउंटर, और सब पुलिस के कंधों पर अवैध हथियार वालों का एनकाउंटर, दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर। योगी के सूबे में अपराध करोगे तो अपने पैरों पर चलने लायक नहीं बचोगे। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर। बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। गिड़गिड़ाने वाला ये बदमाश दिशा पाटनी के घर फायरिंग केस का आरोपी है, जो अपने साथियों की तरह ठोके जाने के डर से जान की भीख मांग रहा है। आपने कल देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया। मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं। परसों से शुरू होने वाली नवरात्रि से पहले गुजरात से लेकर बिहार और राजस्थान में बवाल मचा। कहीं हिंसा हो रही है तो कहीं आग लगी है, लेकिन यूपी में बदमाशों का हाल देख लीजिए। दूसरे राज्यों में बवाल हो रहा है, लेकिन सब जानते हैं यूपी में कुछ किया तो बाबा छोड़ेंगे नहीं। बरेली से लेकर पूरे यूपी में हो रहे ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स उसकी गवाही है। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक होता है, और अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो रहा होता तो ये घटना के बाद इतनी गंभीर घटनाएं कैसे हो रही हैं? अखिलेश जुबानी एनकाउंटर कर रहे हैं तो बाबा नवरात्रि से पहले गैंगस्टर्स और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन सफाई में लगे हैं। और सोचिए जरा, त्योहार आ रहे हैं। योगी को पता है जो गुजरात में, राजस्थान में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, वो यूपी में भी हो सकता है। तो योगी ने क्या किया नवरात्र से पहले? योगी की पूरी टीम पर की नजर है चप्पे चप्पे पर, त्योहारी मौसम में क्या करना है, पुलिस को कैसे एक्शन लेना है। योगी ने आज मिशन शक्ति 5.0 अभियान लॉन्च किया है। महिला सुरक्षा के लिए 1647 थानों में शक्ति केंद्र खोले हैं। इससे पहले यूपी में नवरात्रि के दौरान योगी ने सख्ती कर दी। 9 दिनों के त्योहार के लिए पुलिस को अलर्ट रहने का निर्देश है। सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स को पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए कहा है। डायल 112 की सभी गाड़ियां लगातार सड़कों पर सक्रिय हैं। एडीजी, आईजी, डीआईजी जैसे अफसरों को फील्ड पर उतार दिया गया है और 24 घंटे जनता की सुरक्षा और उनसे संवाद बनाए रखने को कहा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है, क्योंकि आप देखिए गुजरात, राजस्थान में सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बवाल हुआ है। संवेदनशील इलाकों में गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है। मंदिरों और गरबा पंडालों के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत है। असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। योगी ने कहा है हिंसा, उपद्रव और विवाद न हो, इसके इंतजाम करे जाएं। आइए आपको सुनवाता हूं नवरात्रि से पहले योगी ने क्या कहा है। शारदीय नवरात्रि जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान की तिथि है। इस दौरान हम लोगों को स्वाभाविक रूप से देवी के मंदिरों में भीड़ भाड़ होगी, सुरक्षा की व्यवस्था के साथ जुड़ना होगा, महिला सुरक्षा को पुख्ता करना होगा। जवाबदेही के साथ वहां पर अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा में सेंध लगाने की नियत से आया है तो वहां पर सख्ती से उसको निपटने की तैयारी भी होनी चाहिए। तो योगी ने सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली है, लेकिन बाकी राज्यों को भी यह नजीर पेश करनी होगी। क्यों हुआ बवाल? देखिए, नवरात्रि से पहले माहौल खराब करने की साजिश हो रही है। देश के 4 राज्यों में हिंसा और हंगामे की वारदात हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान में बड़े बवाल की कोशिश हुई। गोधरा में भड़काऊ पोस्ट वायरल करने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने एक मुस्लिम युवक को समझाने के लिए थाने बुलाया था। यह कहा कि तनाव फैलाने वाली कोई पोस्ट वायरल ना करें, लेकिन धमकाने के शक में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाना घेर लिया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में जमकर तोड़फोड़ कर दी। पुलिस को लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। गुजरात के वडोदरा में भड़काऊ पोस्ट पर 2 समुदाय भिड़ गए।
जूनीगढ़ी इलाके में विवाद के दौरान पत्थरबाजी हो गई। मुस्लिमों ने भड़काऊ पोस्ट के खिलाफ पुलिस थाना घेर लिया। हंगामा, नारेबाजी करने लगे तो पुलिस के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे। मुस्लिम धर्मगुरु की मदद से भीड़ को समझाया और सड़क खाली करवाई गई। राजस्थान के टोंक में भी आपत्तिजनक पोस्ट पर मुस्लिम भड़क गए। धार्मिक भावनाएं आहत होने का दावा कर उग्र प्रदर्शन किया। बहीर इलाके में भीड़ ने कारखाने और बाइक में तोड़फोड़ कर दी। इसके खिलाफ हिंदुओं ने प्रदर्शन किया और योगी मॉडल की मांग की। बिहार के पूर्णिया के मचगामा में मां दुर्गा की मूर्ति तोड़ने पर बवाल हो गया। प्रतिमा खंडित करने वाले आरोपी एहतशाम को लोगों ने पकड़कर पीट दिया। इस दौरान उग्र भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की है। हालात संभालने के लिए पूर्णिया पुलिस को 4 राउंड फायर करने पड़े और इस हंगामे की वजह आरोपी एहतशाम और 11 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मूर्ति तोड़ने के आरोपी एहतशाम को रस्सी से हाथ बांधकर ले जाया गया है। अब आपको बताऊं, यह एक्शन हो रहा है दूसरी तरफ। तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि यूपी में मुसलमानों के साथ ठीक नहीं हो रहा। सुनिए। बता देना चाहते हैं कि अगर इन तमाम चीजों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। हम नहीं चाहते कि अफरा तफरी का माहौल बने, दंगा फसाद हो। आइए अब आपको आगे ले चलते हैं कि दरअसल अब दिल्ली में भी योगी मॉडल की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में भी कोशिश है कि योगी स्टाइल में पूरी तरह से एक्शन लिया जाए। देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस सड़कों पर नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। दिल्ली में 40 टीमों ने एक साथ गैंगस्टर्स पर एक्शन लिया है, योगी वाले अंदाज में। और ये आपको दिखाऊं, और इस एक्शन के बाद देखिए एनकाउंटर शुरू हो गए। ये दिल्ली के रोहिणी में एनकाउंटर हुआ है। 2 गाड़ियां आमने सामने हैं। पुलिस के साथ घंटों ये ऑपरेशन चला है। कई राउंड फायरिंग हुई है इसमें। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देखिए 60 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है। यह अपराधी है, बताया जा रहा है लगभग 50 से 60 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। गैंगस्टर और उनके गुर्गों को पुलिस ने उठाया है। अब देखिए जरा इस ऑपरेशन में क्या है, जिसमें पूरी दिल्ली पुलिस की टीम बीती रात सड़क पर थी। अपराधी की कमर तोड़ने में दिल्ली पुलिस जुट गई है। बदमाशों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान शुरू कर दिया गया और इसी ताबड़तोड़ कार्रवाई को नाम दिया गया है ऑपरेशन आघात। इसमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट समेत 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे, जिनकी 40 अलग अलग टीमें बनाकर कार्रवाई की जा रही है। इस ऑपरेशन के तहत गैंगस्टर पर एक्शन लिया गया। दिल्ली पुलिस ने 58 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। देखिए छापेमारी के बाद जो पकड़ाए गए, छापेमारी के दौरान 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये काला जठेड़ी, नीरज भवाना, टिल्लू ताजपुरिया जैसे कुख्यात गैंग से जुड़े हैं। इसमें 6 गैंगस्टर और नीरज भवाना के पिता भी गिरफ्तार हो गए। इस अभियान में 50 लाख कैश और उसके साथ ही कई किलो सोना, 14 किलो चांदी बरामद हुई। बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो, 7 पिस्टल, 40 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। ऑपरेशन आघात से दिल्ली और आसपास की गैंग्स का सफाया करना मकसद है। हथियार और नशे के खिलाफ भी कार्रवाई इसका मकसद है। साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने लोगों से भी कहा है सूचना दें, ताकि अपराधियों के नेटवर्क और ड्रग्स, हथियार बरामद किए जा सकें। तो बड़ा एक्शन दिल्ली में शुरू हुआ। सुनिए जरा दिल्ली पुलिस के डीसीपी क्या कह रहे हैं। दिल्ली पुलिस का जो अब रिन्यूड फोकस है वो गैंगस्टर और ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑपरेशन आघात प्लान किया और इसे पिछले 24 घंटे में एग्जीक्यूट किया। इसके एग्जीक्यूशन में हमारी 50 से ज़्यादा टीमें, 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने एक साथ जो चिन्हित अपराधी पहले से हमने कर रखे थे वहाँ पे रेड की। दक्षिण पूर्वी जिले के जो 15 थाने, हर थाने से अपराधी अरेस्ट हुए हैं। ऐसा एक भी थाना क्षेत्र नहीं है जिसमें ये कार्रवाई ना की गई हो। अब सोचिए जरा, अलग अलग राज्यों की पुलिस ने एक्शन शुरू किया, गैंगस्टर्स पर एक्शन शुरू किया गया। दिल्ली से लगता है हरियाणा तो बहुत से परेशान हो गए गैंगस्टर। लॉरेंस की तस्वीर आप देख रहे हैं। लॉरेंस का साथी है काला राणा। जो काला राणा है, काला राणा ने हरियाणा पुलिस को धमकी दी है, बाकायदा पोस्ट किया है। तस्वीर में अगली दिखाऊं, यह है
हरियाणा पुलिस को धमकाते हुए काला राणा का पोस्ट। आइए अब आपको बताऊं काला राणा क्या लिख रहा है। काला राणा हरियाणा पुलिस को देख लेने की धमकी दे रहा है अपने पोस्ट में। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर काला राणा ने धमकी भरा पोस्ट दिया। गैंगस्टर काला राणा ने हरियाणा पुलिस को धमकाया, उसके गुर्गो का एनकाउंटर करने वालों का हिसाब करने की धमकी दी है। कुरुक्षेत्र में एक एनकाउंटर के बाद आया है सोशल मीडिया पोस्ट। हरियाणा पुलिस ने 50,000 के इनामी का एनकाउंटर किया। फायरिंग के आरोपी रजत लाडवा को पुलिस ने मार गिराया है। बदमाश रजत के साथी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था और इसी से बौखलाए लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर काला राणा ने धमकाया। कहा वाराणसी से रजत अमन को उठाया गया और कुरुक्षेत्र में गोली मार दी। राणा बोला यमुनानगर पुलिस के इंस्पेक्टर ने रजत की हत्या की है। फर्जी एनकाउंटर करने वालों को बताएंगे एनकाउंटर कैसे होता है। मर्डर में जिसका भी हाथ होगा उसका हिसाब होगा। हरियाणा के गैंगस्टर काला राणा का असली नाम वीरेंद्र प्रताप है। लॉरेंस बिश्नोई का शूटर काला राणा फिलहाल देश से बाहर है और भगोड़ा घोषित किया गया काला राणा पर 1 लाख का इनाम है, लेकिन फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो थाईलैंड भाग गया है। राणा पर मर्डर, हत्या की कोशिश, लूट समेत 30 से ज्यादा मुकदमे। गैंगस्टर संपत नेहरा के साथ मिलकर पूर्व विधायक के भाई पर भी फायरिंग की थी। शराब कारोबारी की हत्या की जिम्मेदारी काला राणा गैंग ने ही ली थी। तो अब गैंगस्टर्स के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, इसलिए एक्शन शुरू हो गया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको बताएंगे भारत पाक में जंग तो क्या सऊदी अरब भी कूदेगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में थे। ये पीएम मोदी की तस्वीर है। कई बड़े उद्घाटन किए पीएम मोदी ने, कई योजनाओं की शुरुआत की। मोदी गुजरात में थे, करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत कर रहे थे। पिछले दिनों शहबाज शरीफ सऊदी अरब में थे और दावा किया गया कि परमाणु बेचने गए हैं, किराए पर देने गए हैं, परमाणु सुरक्षा देने गए हैं और बड़ी डील हुई। देखिए असीम मुनीर दिख रहे हैं, इशाक डार, ख्वाजा आसिफ, पूरी टीम के साथ शाहबाज पहुंचे थे। सऊदी प्रिंस से मिले और कहा गया अब सऊदी पाकिस्तान के साथ खड़ा है और परमाणु दांव पर लगाया है। दूसरी तरफ भारत क्या कर रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दरअसल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कर रहे थे। देख रहे हैं पीएम खुद पहुंचे क्रूज टर्मिनल। यहां एक साथ कई क्रूज खड़े हो पाएंगे और यह 550 करोड़ की लागत से बना है। पीएम ने कहा देश अब चिप और शिप की बात करेगा और आगे बढ़ेगा। तो भारत चिप और शिप की बात कर रहा है और खबर है पाकिस्तान में आटे के दाम आसमान छू रहे हैं। वहां आटे पर लड़ाई और फिर से मार शुरू हो गई है। यह तस्वीर दिखाने का मकसद यह था कि जिस मुल्क में खाने को आटा नहीं, गेहूं का इंतजाम नहीं हो रहा है, वो दरअसल जंग की बात कर रहा है और जंग की तैयारी कर रहा है। खबर यह है कि पाकिस्तान के मंत्री, बड़े मंत्री ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अगर जंग हुई तो सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ से जंग लड़ेगा और ऐसा होगा। क्या यह संभव है? क्या वाकई सऊदी अरब भारत के खिलाफ खड़ा होगा? ये रिपोर्ट देखिए। भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान अपनी जान बचाने के लिए अब नए नए पैतरे तलाश कर रहा है। सऊदी अरब को पाकिस्तान ने परमाणु सुरक्षा दे दी है, यानी पाक के परमाणु बम अब सऊदी अरब की सुरक्षा भी करेंगे। लेकिन बदले में पाकिस्तान सऊदी से उगाही भी करेगा और उम्मीद कर रहा है भारत पाक जंग के बीच सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा, यानी सऊदी अरब भारत के खिलाफ लड़ेगा। पाकिस्तान परमाणु बम के बहाने मुस्लिम देशों का नेता बनना चाहता है। 57 मुस्लिम देशों को परमाणु की लॉलीपॉप दिखाकर उनका बॉस बनने की कोशिश में है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो डील हुई है वो डील अनलॉक हो गई है। देखिए जरा उस डील में है क्या। पाक और सऊदी अरब समझौते पर पाक रक्षा मंत्री का बयान आया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाक पर हमला तो सऊदी अरब रक्षा करेगा पाकिस्तान की। भारत के खिलाफ युद्ध पर सऊदी अरब पाक की रक्षा करेगा। सऊदी अरब को पाक के परमाणु देने के सवाल पर कहा
पाकिस्तान के परमाणु सऊदी अरब के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही पाक सऊदी को परमाणु कार्यक्रम भी उपलब्ध करा सकता है। पाक रक्षा मंत्री ने समझौते को आक्रामक नहीं रक्षात्मक बताया। ख्वाजा आसिफ ने इसके लिए नेटो का हवाला दिया है, कहा हम भी नेटो जैसे बन रहे हैं। अब डील क्या है? पाकिस्तान और सऊदी अरब में डिफेंस डील हुई है। इजराइल के 6 मुस्लिम देशों पर हमले के बाद यह डील हुई, बाकी डर गए। पीएम शाहबाज और मुनीर इस डील के लिए सऊदी अरब गए। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में डील हुई। युद्ध या आक्रमण की स्थिति में दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। समझौते के मुताबिक दोनों देशों में किसी पर हमला होगा तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह डील नेटो देशों के समझौते की जैसी है। किसी सदस्य देश पर हमला नेटो पर हमला माना जाता है। पाकिस्तान सऊदी अरब का एक मुख्य सहयोगी देश है। अक्सर संकट में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच रक्षा क्षेत्र में संबंध है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाक दुनिया में अलग थलग पड़ गया था तो 3 देशों ने ही पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ यह डील की है। सुनिए जरा यह बात खुद पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। यह डील क्या है और इसमें क्या सऊदी अरब उनके साथ है। तो सोचिए, जंग की बात चल रही है पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान में जहां लोगों को खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह हाल है। अभी आपको बताऊंगा, पाकिस्तान में गेहूं के लाले पड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें आटे का डर सता रहा है कि गेहूं नहीं है तो आटा कहां से आएगा। यह हाल है। इधर देखिए, आटे की मार हो रही है, लोग बोरी उठा उठा कर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ यहां परमाणु पर डील हो रही है। पाकिस्तान सऊदी अरब को परमाणु देने की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आटे को लेकर मारामारी है। पाकिस्तान में आटे की कीमत 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आटा 1.5 गुना महंगा हो गया है। 20 किलो आटे का बैग 2800 पाकिस्तानी रुपए में बिक रहा है, जबकि पाक के पंजाब में यह 1800 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। पाकिस्तान का 80% गेहूं पंजाब में पैदा होता है। अघोषित नाकेबंदी से सिंध बलूचिस्तान में भी आटे का संकट बढ़ गया है। दावा यह है कि पंजाब प्रांत ने गेहूं की सप्लाई रोक दी है। पाक के दूसरे राज्य में गेहूं भेजने पर रोक लगा दी गई है। बाढ़ के बीच गेहूं की कमी की वजह से ऐसा फैसला लिया गया। हालांकि पाक अधिकारी किसी तरह के बैन से इनकार कर रहे हैं। पंजाब में आटा की जो मिल्स हैं, एसोसिएशन ने कहा है कि कोई प्रतिबंध नहीं है। जांच चौकियों पर गेहूं और आटे की गाड़ियों को रोका जा रहा है। जांच अधिकारियों ने कई गाड़ियों को सीज किया है, वो ये दावा कर रहे हैं। अब सवाल यह है, पाकिस्तान में खाने खिलाने आपने लोगों को सुना, लेकिन सऊदी अरब उनके साथ आकर खड़ा हो, वो ये चाहते हैं। क्या सऊदी अरब वाकई जंग की स्थिति में भारत के खिलाफ कुछ करेगा? तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं जिस वक्त सऊदी की ड्रिल की तस्वीर है, जो सऊदी की ताकत भी बयां करती है। आइए अब आपको बताऊं, क्या हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान और सऊदी अरब मिल जाएं, तब भी दोनों की ताकत कहां बैठती है, ऊंट किस करवट बैठेगा। देखिए, यह है ताकत, तीनों देशों की ताकत। सबसे पहले देखिए, वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान 12वें नंबर पर है, सऊदी अरब 24वें नंबर पर है सैन्य ताकत में, और भारत 4थे नंबर पर है। यानी मिलकर भी दोनों दूर दूर तक कहीं नहीं। अगर एक्टिव सैनिकों की बात करूं मैं, तो पाकिस्तान में 13,11,000 सैनिक हैं और सऊदी अरब में 2,57,000। भारत के पास 22 लाख एक्टिव सैनिक हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करूं, ये फाइटर जेट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान के पास 328 फाइटर हैं, सऊदी अरब के पास 283 और भारत के पास 513 फाइटर हैं, उनमें रफाल भी शामिल। टैंक्स, वैसे तो जमीनी लड़ाई भारत पाकिस्तान के दरमियान ही हो सकती है, सऊदी अरब बहुत दूर है। टैंक पाकिस्तान के पास 2,627 हैं, सऊदी अरब के पास 840 और भारत के पास जरा संख्या देखिए 4,201 है ये संख्या। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी जिसपे फाइटर जेट उड़ सकते हैं, जा सकते हैं, ये अपने आप में फाइटर ले जा सकता है, पाकिस्तान के पास 0 है ये, सऊदी अरब के पास 1 भी नहीं है और भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अटैक हेलीकॉप्टर देखिए जरा, पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, सऊदी अरब के पास 24 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं
और भारत के पास 80 हेलीकॉप्टर हैं, अटैक हेलीकॉप्टर। पनडुब्बी में देखिए जरा, पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बी हैं, सऊदी अरब के पास एक भी नहीं, और भारत के पास 19 पनडुब्बी हैं जिससे मिसाइल भी दागी जाती हैं। परमाणु बम के लिहाज से देखिए, पाकिस्तान के पास 170 है और भारत के पास 180 परमाणु बम है। सऊदी अरब के पास एक भी नहीं है, सऊदी अरब के पास एक भी परमाणु बम नहीं है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान का साथ चाहता है और अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। उसे लगता है कि सऊदी अरब के परमाणु बम के बहाने वो अपनी रक्षा इजराइल जैसे देश से कर पाएगा। तस्वीर देखिए जरा, इस तस्वीर से क्या अंदाजा लगता है। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी, और यह तस्वीर देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कभी नहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते ऐसे हैं, रिश्तों की गहराई कैसी है यह समझिए जरा। पाक सऊदी अरब डील के बाद अब सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत पाक जंग होने पर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ देगा? क्या पाक की तरफ से सऊदी अरब भारत पर हमला करेगा? इस डील के मुताबिक सऊदी को पाक का साथ देना होगा। अगर सऊदी ने साथ नहीं दिया तो डील खत्म हो सकती है। सऊदी अरब भारत का परंपरागत सहयोगी देश है। दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से गहरे हैं। दोनों देशों में ऊर्जा, व्यापार, निवेश और सुरक्षा समझौते हैं। पिछले 2 दशकों में संबंधों में और मजबूती आई है। मोदी क्राउन प्रिंस सलमान के कार्यकाल में रिश्ते में और गर्मजोशी आई। 2016 में मोदी को सऊदी का सर्वोच्च सम्मान मिला था। पीएम मोदी 2025 में तीसरी बार सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोनों देशों में समझौते हुए। 26 लाख भारतीय सोचिए सऊदी अरब में रहते हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत कड़ी है जो भारतीय वहां है। ऐसे में भारत पाक जंग में सऊदी का पाक के साथ आना बहुत मुश्किल है। अब आपको सुनवाऊं, ये सारी चीजें भारत सरकार भी देख रही है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ क्या कर रहा है, सुनिए जरा भारतीय विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है। See, India and Saudi Arabia, we have a wide-ranging strategic partnership. भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है जो पिछले कुछ वर्षों में काफी गहरी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी रणनीतिक साझेदारी में आपसी हितों और संवेदनशीलता को ध्यान में रखा जाएगा। तो सोचिए जरा, पाकिस्तान सऊदी जैसे देश को अपने साथ क्यों मिलाना चाहता है, क्यों परमाणु सुरक्षा दे रहा है? ना सिर्फ सऊदी बल्कि सारे मुस्लिम देशों से कह रहा है मेरी परमाणु सुरक्षा तुम्हारे साथ है। बदले में क्या चाहता है? बदले में नेता बनना चाहता है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नेटो देश है एक साथ। ये सारे नेटो देश वो देश हैं जो नेटो संगठन के साथ आते हैं और इनमें से किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो सारे देश मिलकर उस हमले का जवाब देते हैं। पाकिस्तान भी ऐसा ही संगठन बनाना चाहता है और ऐसा संगठन बनाकर उनका लीडर और बॉस बनना चाहता है। देखिए, यह है नेटो देश में शामिल बड़े देश, और इसी तरह नेटो की तरह देशों का गुट बनाना चाहता है पाकिस्तान। की हमला किसी पर हो, जवाब सब देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पिटने की संभावना भी पाकिस्तान की है। नेटो दुनिया के 32 देशों का संगठन है। इसमें अमेरिका सहित दुनिया के बड़े देश हैं। 1949 में इसकी स्थापना हुई। उत्तरी अटलांटिक देशों का सहयोग संगठन है। किसी भी सदस्य देश पर हमला नेटो पर हमला माना जाता है। फिर ये देश हमलावर देशों को एक साथ मिलकर जवाब देते हैं। इसीलिए पुतिन नहीं चाहते थे कि यूक्रेन इन देशों में शामिल हो, और पुतिन ने उससे पहले ही हमला कर दिया। पाकिस्तान सऊदी अरब डील के बाद मुस्लिम नेटो की चर्चा है। ओआईसी मुस्लिम देशों का संगठन है। इसमें 57 मुस्लिम बहुल देश शामिल हैं। इन देशों का मुस्लिम नेटो बनाने की चर्चा है। मिस्र ने इस तरह का एक प्रस्ताव दिया। पाकिस्तान इसको लेकर बेहद उत्साहित है। मुस्लिम देशों में सिर्फ पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। इजराइल के मुस्लिम देशों पर हमले से पाक को मौका मिला। पहले भी इस तरह की मांग हो चुकी है। अरब और मुस्लिम देशों में ऐसे संगठन भी बने थे, लेकिन वो गठबंधन ज्यादा दिन टिक नहीं सके। यह वजह है कि पाकिस्तान अब चाहता है कि वो सबका नेतृत्व करे, क्योंकि परमाणु मुस्लिम देशों में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास है। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। कि पाकिस्तान अगर आतंकवादी घटना करता है और भारत आतंकवादियों के अड्डे पर हमले करता है तो सऊदी अरेबिया साथ में आएगा। ये उनकी सोच गलत है, ये उनकी भूल है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की सोच अलग है और वो इस तरह की सोच कभी नहीं रखते हैं। और जो भारत का संबंध है, यही एक बहुत बड़ा एक भारत का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उन्हें भरोसा है भारत के ऊपर। भारत मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं है।
भारत के अंदर भी पाकिस्तान के बराबरी तकरीबन मुस्लिम भारत के अंदर है। और आजकल के ज़माने में जो ट्रांसपेरेंट हैं, वीडियोस हैं, हर एक के पास मोबाइल में कैमरे हैं, तो भारत में मुस्लिम भी उतने सुरक्षित हैं जितने कहीं और हैं। तो सऊदी अरब भी अच्छी तरह से जानता है। और तो पाकिस्तान की सरकार का हाल आपने देख लिया, अब पाकिस्तान की टीम का हाल आपको दिखाता हूं। कल भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है फिर दुबई में। तो पाकिस्तान का नया ड्रामा आपको देखने को मिल सकता है। कल सूर्य कुमार की टीम और सलमान आगा की टीम आमने सामने होगी। पाकिस्तान ने जिस रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी, अब वही एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान मैच में रेफरी की भूमिका में नजर आएंगे। सिर्फ यही नहीं, भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया तो पाक ऐसा तिल मिलाया कि अब कल के मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ही मना कर दिया। हाथ न मिलाने से पाक खिलाड़ी इतने मायूस हो गए कि अब उनका उत्साह बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी टीम के साथ मोटिवेशनल स्पीकर को जोड़ा गया है। हालांकि जिस तरह उनकी टीम प्रदर्शन कर रही है, उन्हें मोटिवेशन से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो, उस टाइम तो पता नहीं, मैं कभी खेला नहीं तो मैं बता नहीं सकता। बट राइवलरी की बात करें तो पता नहीं आप लोग क्या राइवलरी की बात कर रहे हो। मुझे तो बस ग्राउंड पे जाने के बाद ऐसे ही लगता है कि स्टेडियम भरा होता है, और जब स्टेडियम भरा होता है तो मैं अपने टीम को और सबको ये बोलता हूँ कि चलो भाई लोग, एंटरटेनमेंट का टाइम आ गया। इतने लोग आए हैं मैच देखने के लिए, तो आपको एंटरटेन करना पड़ेगा सबको। लेट्स प्ले सम गुड ब्रांड ऑफ क्रिकेट। तो कल इस तरह से भारतीय टीम और पाकिस्तानी टीम आमने सामने होंगी, लेकिन जो खड़े हैं बगल में सूट में, ये भी होंगे। ये वही मैच रेफरी हैं जिनको हटाने की पाकिस्तान टीम जिद कर रही थी। एशिया कप में पाकिस्तान हर दिन बुरी तरह से बेइज्जत हो रहा है। अब तो पाकिस्तान मीडिया के सवालों से भी बचकर भाग रहा है। भारत से मैच से पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही नहीं आया। उसे डर है कि कोई हाथ ना मिलाने पर कहीं सवाल ना पूछ ले तो क्या जवाब देंगे। हाथ ना मिलाने के बाद से पाकिस्तान टीम सदमे में चली गई। टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए सोचिए डॉक्टर राहील को रखा गया है। उनका काम यह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि पाक ने जिस रेफरी को एशिया कप से निकालने की मांग की थी, यह है वो रेफरी। अब वही मैच रेफरी कल के मैच में भी दिख सकते हैं। 2 दिन पहले पाकिस्तान पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग पर अड़ गया था, और इसी वजह से पाकिस्तान बनाम यूएई का जो मैच हुआ वो 1 घंटे देरी से शुरू हुआ। लेकिन मैच रेफरी ने पाकिस्तानी टीम से फिर भी माफी नहीं मांगी। बता दें कि पायक्रॉफ्ट को दुनिया के सबसे अनुभवी रेफरी में से एक माना जाता है। यह साल 2009 से रेफरी है और आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल हैं, यानी बहुत खास। इन्होंने इससे पहले भी मैदान पर कई बड़े फैसले किए। अगर आपको याद हो, 2018 में ऑस्ट्रेलिया के बॉल टेम्परिंग विवाद में भी रेफरी थे, और उस वक्त गेंद से छेड़छाड़ करने वाले खिलाड़ियों पर एक्शन हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर बैन लग गया था। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बिहार में आखिर क्यों फैमिली ड्रामा चल रहा है। बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले जयचंद पर लालू परिवार में रण शुरू हो गया है। हुआ क्या दरअसल, ये तस्वीर देखिए जरा। 2 तस्वीर आपके सामने, एक तरफ लालू तेजस्वी है, दूसरी तरफ तेज प्रताप और रोहिणी। परिवार में घमासान मचा है, आमने सामने हैं भाई और बहन। हुआ क्या, जरा तस्वीर में आपको दिखाऊं। अगली तस्वीर देखिए। तेजस्वी यादव की यात्रा का आज अंतिम दिन था, आखिरी दिन था। लेकिन इससे पहले जो तस्वीर आई थी, यह तस्वीर देखिए। तेजस्वी यहीं बैठे थे बस में, अभी आपने देखा। लेकिन यह जो तस्वीर है, यह तस्वीर है संजय यादव की। इसी तस्वीर पर सारा बवाल हुआ है। तेजस्वी की बहन रोहिणी ने कहा यह शख्स तेजस्वी की गद्दी और कुर्सी पर क्यों बैठा है, क्योंकि यह तो तेजस्वी की कुर्सी है। उसके बाद देखिए रोहिणी ने, जो विदेश रहती हैं, जिन्होंने लालू यादव को किडनी भी डोनेट की थी, उन्होंने विदेश से ट्वीट कर दिया है और संजय को जयचंद बता दिया है। अपनी तस्वीर जब ऑपरेशन हुआ था किडनी डोनेट की, वो भी साझा की है और लिखा है जो जान हथेली पर रखते हैं वो कुछ भी कर गुजरते हैं, जज्बा रखते हैं वो बेखौफी, बेबाकी और खुददारी के लिए जाने जाते हैं। बिहार में 70
सत्ता के सिंहासन के लिए खींचतान मची है, लेकिन लड़ाई तो लालू परिवार में भी दिखाई दे रही है। वोटिंग की तारीखें आई नहीं, लेकिन पटना में सियासी पंगा हो गया। रणनीतिक रण में लालू के दो लाल पहले ही आमने सामने खड़े हैं। अब बेटी ने भी ताल ठोक दी है। लालू यादव को किडनी देकर जान बचाने वाली रोहिणी के तेवर ही अब लालू परिवार में टकराव की वजह बन रहे हैं। तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी चाहते हैं, लेकिन भाई तेज प्रताप और बहन रोहिणी ने उनके सलाहकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। क्या पारिवारिक युद्ध अब सियासी पैतरेबाजी पर भारी पड़ेगा? अब देखिए जरा आखिर बवाल के पीछे वजह क्यों है, क्यों परिवार आपस में भिड़ रहा है। लालू बीच की कुर्सी पर है, इधर तेजस्वी, उनके साथ जो संजय यादव देख रहे हैं, इन्हीं पर सारा बवाल है। उधर परिवार का दूसरा हिस्सा तेज प्रताप पहले ही बेदखल हो चुके हैं, अब रोहिणी भी बागी हो गई। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार में कलह है। कहा जा रहा है लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसके पीछे तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव को वजह बताया जा रहा है, क्योंकि पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर किया गया। तेज प्रताप ने इशारों में संजय यादव को जयचंद कहा। इसके बाद रोहिणी आचार्य ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। कहा जाता है तेज प्रताप और रोहिणी दोनों संजय यादव के खिलाफ हैं। संजय यादव का आरजेडी में कद बढ़ता देख रोहिणी ने आपत्ति जताई। लालू यादव की बेटी रोहिणी लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है। तेजस्वी की यात्रा वाली बस में फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे थे, जो तस्वीर मैंने दिखाई। संजय यादव की बस में बैठी तस्वीर को रोहिणी ने रीपोस्ट किया। पोस्ट में लिखा, कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से ऊपर समझ रहा है। अब रोहिणी आचार्य ने खुद को गंभीर बेटी और बहन बताया है। साथ ही दावा किया, मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं एक बेटी बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभा रही हूं। रोहिणी बोली, पद नहीं है मेरे लिए, मेरा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। संजय यादव राज्यसभा सांसद हैं, जिनका कद आरजेडी में बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव के साथ साई की तरह रहने वाले संजय यादव रणनीतिकार हैं। संजय और तेजस्वी दोस्त हैं, साथ में क्रिकेट भी खेलते रहे। दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट संजय ने आईटी कंपनी की नौकरी छोड़ी और प्रचार संभाल लिया है, और इस पर बवाल शुरू हो गया। तेज प्रताप ने यहां तक कह दिया वो तो अपनी बहन के साथ हैं। सुनिए। हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। मुझे लगता है कि रोहिणी जी यदि किसी बात को कह रहे हैं तो जरूर उसमें लालू यादव जी परेशान होंगे या लालू यादव जी की भूमिका होगी, कोई न कोई कारण तो होगा। रोहिणी जी का आगे आना, पूर्ण सहमति होना, हम मौन सहमति तो लालू यादव। तो लालू जी आप ही न्यायाधीश हैं उस घर के, जुबान आपका खुलना चाहिए कि आखिर रोहिणी आचार्य के अंतःकरण की पीड़ा क्या है। आपका ट्वीट इस बात के लिए प्रतीक्षारत है कि क्या वह बेटी जिसने प्राण रक्षा किया, किडनी दान कर दिया, क्या उसके मन के अंदर पीड़ा रहे, और उस पीड़ा पर आपकी अगर रहस्यमयी चुप्पी रहेगी तो गुनाहगार तो सब लोग माने जाएंगे। कि सत्ता और धन के बंटवारे की लड़ाई लालू परिवार में अपने शिखर पर है। जो सत्ता जनता ने सेवा करने के लिए दी थी, अब वो मेवा में बंटने के लिए तैयार। तो इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, ये जिस तरीके से उनके बयान टेलीविजन पे लगातार आ रहे हैं, फूट मैं क्या कह रहा हूं, फूट तो पूरा देश और पूरा वर्ल्ड देख रहा है। अब सोचिए जरा, बिहार चुनाव में एक पारिवारिक ड्रामा चल रहा है, दूसरी तरफ चुनाव नजदीक है। इस बार चुनाव दिलचस्प है क्योंकि तेजस्वी और नीतीश के अलावा प्रशांत किशोर भी मैदान में है। प्रशांत किशोर क्या वाकई कोई करिश्मा करेंगे या प्रशांत किशोर कईयों का खेल बिगाड़ेंगे? देखिए जरा उनसे खास बातचीत की। आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कई सारे मंत्रियों पर, क्या ये स्ट्रेटजी है? क्या उनके खिलाफ जो सबूत आप ला रहे हैं उसको जनता के सामने आप रख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? कई मंत्री पर आपने कल खुलासा किया है। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने की राजनीति नहीं करता हूं। हम तो यहाँ 3 साल से घूम रहे हैं, लेकिन बिहार में जो अभी स्थिति है जमीन पर, लोग बता रहे हैं कि अभी तक की ये सबसे भ्रष्टतम व्यवस्था आज है। तो आखिर जो नीचे इतना भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं ऊपर से तो प्रसरय है, और लोग रोज जानकारी भेज रहे हैं। और जो 4-5 सबसे बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोग अगर सैकड़ों करोड़ रुपए लूट रहे हैं। पहली बार ऐसा हम लोग सुन रहे हैं कि बिहार के अफसर, बिहार के नेता इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। कल जो हम लोगों ने जारी किया है, बताइए, एक मंत्री अशोक चौधरी अगर 200 करोड़ रुपए का साल भर में यहाँ प्रॉपर्टी खुलेआम खरीद रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है, तो जनता के बीच में बात तो रखी जाएगी। सम्राट चौधरी यहाँ के डिप्टी सीएम हैं,
उप मुख्यमंत्री हैं और अगर उन पर मर्डर का आरोप है, उन्होंने नाम बदला है, जेल काट कर आए हैं, 10वां पास किए हैं कि नहीं, यही तो पूछ रहे हैं कि भाई किस साल मैट्रिक पास किए हैं, बता दीजिए। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, आपकी पार्टी कितने सीटों पर कब तक आप ऐलान करेंगे, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। पहले अच्छी बात है, जनता इंतजार कर रही है, कम से कम आप लोग ये कह तो रहे हैं कि जनता इंतजार कर रही है। इससे पहले तो आप लोग कह रहे थे कि कोई बिहार में जगह ही नहीं है। किसी दूसरे दल से पहले जन स्वराज के 243 कैंडिडेट का सूची जारी हो जाएगा। अभी जैसे ही 22 तारीख से नवरात्रि शुरू होगी तो हम लोग के सब साथी बैठेंगे और फाइनल सूची को जारी किया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, रामलीला पर बवाल हो रहा है। रामलीला में पूनम कांड पर बवाल हो रहा है। पूनम पांडे का अगर आपने नाम सुना हो, बॉलीवुड में काम भी किया है, मॉडल भी है, एक्ट्रेस भी है। पूनम पांडे दरअसल रामलीला में किरदार निभाने जा रही हैं और इनके किरदार निभाने पर बड़ा हंगामा और बवाल शुरू हुआ है। तस्वीर अगली मैं आपको दिखाऊं। इस तरह पूनम पांडे भी मंचन में होंगी रामलीला के और खासतौर पे रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल निभा रही होंगी और इस पर साधु संत खासे नाराज हैं कि आखिर पूनम पांडे इस तरह का रोल कैसे कर सकती हैं। सारे साधु संत हैं जो इस पर ऐतराज जता रहे हैं, लेकिन जो रामलीला का मंचन कराने वाले आयोजक हैं उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए रिपोर्ट। विरोध उनकी चरित्र का हो रहा है, वो फिल्मों में काम कर चुकी। उनको इतने दिन हो गए रामलीला करते करते ये बुद्धि नहीं आई कि हमें किसको क्या पाठ देना चाहिए। कुछ तो मर्यादा का पालन करके। दिल्ली में लवकुश रामलीला की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन इसके पहले ही मंचन पर बवाल शुरू हो गया है। रामलीला में पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी की भूमिका निभानी है, लेकिन रामलीला से पहले ही इस पर जोरदार महाभारत शुरू हो गई है। हिंदू संगठनों के साथ साथ बड़े बड़े संत मैदान में उतर आए हैं और विरोध पूनम पांडे को मंदोदरी के रोल दिए जाने पर शुरू हो गया है। अब देखिए साधु संत क्या कह रहे हैं, उन्हें पूनम पांडे से ऐतराज क्यों है। कंप्यूटर बाबा है ये, कंप्यूटर बाबा कह रहे हैं पूनम पांडे को मंदोदरी नहीं शूर्पणखा का किरदार निभाना चाहिए। रामलीला महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है, गरिमा बनाए रखनी चाहिए। जगत गुरु बालक देवाचार्य कह रहे हैं ऐसे कलाकार को यह भूमिका निभाने की अनुमति नहीं है जिनकी सार्वजनिक छवि चरित्र के आदर्शों के विपरीत हो। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती कह रहे हैं कलाकारों के चयन में शालीनता गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर रामलीला भूमिका में देनी चाहिए। महामंडलेश्वर शैलेशानंद महाराज कह रहे हैं कोई कलाकार पौराणिक पात्र निभाता है तो यह स्वागत योग्य है, चित्र और चरित्र में अंतर होता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा विरोध करने वाले साधु संत क्या कह रहे हैं और बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। कि कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है। ऐसे अमर्यादित चेहरा होने के नाते विरोध हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने ये विषय उठाया है तो कुछ सोच के ही उठाया होगा। समिति इसका संज्ञान लेगी, इतना मुझे विश्वास है। अगर मंदोदरी की रोल कर रही है तो मंदोदरी का आहार विहार व्यवहार और कर्तव्य भी व्यक्ति में होना चाहिए, आना चाहिए। रामलीला जो है ये ऐसा मंचन है, इस पर मर्यादा को रखना बहुत आवश्यक है। उनका काम ये किरदार करना, वो कोई हकीकत में तो नहीं कर रहे, वो किरदार निभा रहे हैं। अगर वो किरदार निभा रही है तो निभाने, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो रामलीला क्या। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर बवाल क्यों हो रहा है, विरोध किस बात का है और पूनम कौन सा रोल निभा रही है। दरअसल दिल्ली में लवकुश रामलीला में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रामलीला चलेगी। इसका आयोजन लाल किले मैदान में किया जा रहा है। यह दिल्ली की प्रसिद्ध रामलीला है जिसमें सितारे शामिल होते हैं। इसी कड़ी में एक्टर आर्य बब्बर को रावण का रोल दिया गया है यहां, जबकि पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी की भूमिका दी गई है। मंदोदरी रावण की पत्नी थी लेकिन रामायण का बहुत अहम किरदार थी। रावण की पत्नी होने के बाद भी मर्यादा के लिए उनका सम्मान होता है। मानते हैं कि वो रावण को धर्म के रास्ते पर चलाने की कोशिश करती थी, इसलिए पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका देने का विरोध हो रहा है। पूनम पांडे हद से ज्यादा बोल्ड अदाओं के लिए मशहूर हैं। वो कभी अपने कपड़ों तो कभी बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं।
2011 में वर्ल्ड कप के दौरान वो पहली बार सुर्खियों में आई थी, जब उन्होंने कहा था कि भारत जीत गया तो कपड़े उतार देंगी। कुछ दिन पहले उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से मौत का झूठा दावा किया और बाद में कहा यह झूठ कैंसर पर जागरूकता फैलाने के लिए किया। अब इन्हीं तमाम विवादों की वजह से रामलीला में भूमिका का विरोध हो रहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो है अमेरिका से आई है। जो लोग चाहते हैं अमेरिका जाना रहना, उनके लिए बुरी खबर है। 88 लाख पर अब अमेरिका में एंट्री होगी, यानी जो लोग आसानी से चले जाते थे अमेरिका, अब उनको बाकायदा 88 लाख देने होंगे। आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर 88 लाख रुपए क्यों देने होंगे, यह पैसा कहां जाएगा, ये H1B वीजा जिस पर बवाल हो रहा है, ये क्या है। दरअसल आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति नौकरी या पढ़ाई के लिए अमेरिका जाता है तो उसे अमेरिका जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। दूसरे देश का नागरिक अमेरिका जाकर यूं ही नहीं रह सकता है, इसके लिए बाकायदा एक कानूनी प्रक्रिया तय की गई है। अस्थायी तौर पर अमेरिका में रहने के लिए H1B वीजा लगता है, जिसे कहते हैं H1B। इससे एक तय समय तक कोई भी अमेरिका में रह सकता है, लेकिन किसी के लिए भी H1B वीजा इतना आसान नहीं होता है। लोगों को H1B वीजा की लॉटरी सिस्टम के तहत मिलता है। वीजा लाखों आवेदन के बीच हर साल 85,000 H1B वीजा जारी होते हैं। इस वीजा के लिए पहले एक साल के लिए 6 लाख रुपए लगते थे। एक बार H1B वीजा बनने पर 3 साल तक मान्य रहता था, लेकिन अब इसके लिए एक साल में 88 लाख रुपए देने होंगे। मतलब एक साल का खर्चा लगभग 15 गुना बढ़ गया है। H1B वीजा का दाम बढ़ने से भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर होगा, क्योंकि हर साल जो 85,000 H1B वीजा जारी होते हैं उसमें 61,000 से ज्यादा भारतीयों को मिलते हैं। यानी जिन्हें कम पैसे देने पड़ते थे वो अब लगभग 88 लाख रुपए दे रहे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात युवा समिट की करते हैं। दरअसल युवा समिट NDTV ने ऑर्गेनाइज की और मुंबई में समिट हुई। जरा उसकी कुछ झलकियां देखिए। Yes, and हो गए माना कभी मैं याद आऊं तो तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना। Love you guys so much. A huge round of applause for you guys. Such an amazing audience. हम तो दिल दे ही चुके हो, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। युवा आपसे मिलते हैं तो उनको एक उम्मीद है आने वाले सालों में। युवा होने का मतलब ही उम्मीद का होना है। ये तो उम्र का तकाजा है, जब मोड़ पर एक उम्मीद छूट जाती है, टूट जाती है। युवा का मतलब आग, युवा का मतलब परछाई भी, युवा का मतलब उम्मीद भी, और युवा का मतलब उद्देश्य भी। बहरहाल आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।